हे गाइस, दिस इज शिल्डा। आज हम एक साईफाई हॉरर मूवी देखेंगे जिसका नाम है एलियन रोम्यूलस, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एलियन रोम्यूलस एलियन यूनिवर्स में स्थापित है, जो 1979 में रिलीज हुई ओरिजिनल एलियन मूवी के लगभग 20 साल बाद कटती है। ओरिजिनल एलियन मूवी के अंत में एक यूएससीएसएस नोस्ट्रोमो स्पेसशिप नष्ट हो गया था, जो वेलैंड युटानी कॉर्पोरेशन की थी। मूवी की शुरुआत में वेलैंड युटानी साइंस टीम नोस्ट्रोमो स्पेसशिप की जांच करते हैं, जो नष्ट हो गया था। वहां से एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं जिसमें जीनोमॉर्फ मौजूद था। रेन कैरेडीन, एक अनाथ, अपने अडॉप्टिव बाय एंडी के साथ माइनिंग कॉलोनी जैक्सन स्टार में काम करती है। एंडी एक रिप्रोग्राम किया हुआ सिंथेटिक ह्यूमन है, जिसे रेन के डैड ने उसकी रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया है। रेन वेलैंड युटानी की ऑफिस जाती है, उनसे ट्रैवल पेपर्स के बारे में पूछती है, कहते हुए कि मेरा क्वाटा पूरा हो गया है और मुझे युवागा जाना है। युवागा एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है और ये पृथ्वी के समान है। हम वहाँ सूरज देख सकते हैं। उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। रेन बताती है कि माइंस में काम करते लंग डिसीज के कारण उनकी मौत 3 साइकिल्स पहले हो गई है। अब सिर्फ मैं और मेरा भाई है। वो बताते हैं कि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट से रिहा होने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको माइंस में काम करने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। रेन बोलती है कि मैंने अपने घंटे का काम पूरी कर लिया है, आपको मुझे जाने देना होगा। वो बताते हैं कि आपकी क्वाटा बढ़ाकर 24,000 घंटे कर दिया गया है और आपको अगले 5 से 6 वर्षों के बाद रिहा कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे एंडी को मारते हैं और रेन उसको रीसेट करती है। रेन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर का कॉल आता है। टाइलर रेन से एंडी के साथ आने कहता है। रेन काफी समय बाद टाइलर और अपने दोस्तों से मिलने जाती है। केई टाइलर की बहन और रेन की दोस्त है। ब्यॉन टाइलर का कजिन है और नवारो ब्यॉन की गर्लफ्रेंड है। रेन टाइलर और केई से उनके फादर की डेथ के बारे में पता लगने की दुखी बताती है। टाइलर कहता है कि ये हेलस्टॉर्म्स और नई बीमारियां के कारण है, जो हर साइकिल में आता है। टाइलर रेन को बताता है कि कल रात हम 200 माइल्स ऊपर गए थे जब कोई नहीं था। नवारो ने कुछ ट्रैक किया और पता चलता है कि वहाँ एक बड़ा वेलैंड युटानी शिप है, जो हमारे ऊपर ड्रिफ्ट कर रहा है, जिसे छोड़ दिया गया है और वो इनएक्टिव है। हम यहाँ ट्रैवल परमिट के इंतजार में क्यों बैठे हैं? कंपनी हमें कभी परमिट नहीं देगी। रेन बताती है कि युवागा तक पहुँचने में 9 साल लगते हैं और हम क्रायोस्लीप के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ क्रायोस्लीप एक गहरी नींद की स्थिति है, जब एक इंसान के शरीर को बहुत कम टेम्परेचर यानी तापमान पर रखा जाता है। आमतौर पर लंबी स्पेस ट्रैवल के दौरान उम्र बढ़ने या शरीर खराब होने से रोकने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अक्सर साइंस फिक्शन में यूज किया जाता है। टाइलर बताता है कि इनएक्टिव शिप्स में ढेर सारे काम करने वाली इक्विपमेंट्स मौजूद होगा। नवारो बताती है कि हाइपरलिंक से पता चलता है कि शिप में अभी भी कुछ क्रायोपॉड्स बचे हैं। रेन बोलती है, तुम वेलैंड युटानी शिप में घुसना चाहते हो और वहाँ से हाईली रेगुलेटेड इक्विपमेंट को चुराना चाहते हो। तुम लोग पागल हो। केई बोलती है कि किसी और के लेने से पहले हमें लेना चाहिए। रेन पूछती है, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? ब्यॉन एंडी की तरफ इशारा करता है। टाइलर रेन से कहता है कि एंडी वेलैंड युटानी का सिंथेटिक है, वो स्पेसशिप की टर्मिनल्स को खोल सकता है ताकि हम सब अंदर जा सके। नवारो बताती है कि बस यही एक रास्ता है अंदर जाने के लिए। रेन उनसे पूछती है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा और इससे ट्रैवल परमिट मिलने की हमारी चांसेस बर्बाद हो जाएगी। ब्यॉन बोलता है कि सिर्फ एंडी को साथ ले तो कैसा रहेगा। रेन उससे कहती है कि मैं अपने भाई को वहाँ अकेले नहीं बेच रही हूँ। ब्यॉन बोलता है कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारे डैड को वो कूड़े में मिला था। जिसे सुनकर रेन वहाँ से एंडी को लेकर निकल जाती है। टाइलर रेन को रोक के उसे बताता है कि तुम्हें जागने की जरूरत है, क्योंकि ये कंपनी हमें कुछ नहीं देगी। तुम भी जानती हो और मैं भी। रेन, मैं अपने मॉम डैड की तरह नहीं बनना चाहता। रेन पूछती है, क्या ये इतना आसान है जैसे तुम बता रहे हो? टाइलर बोलता है, तुम्हें गॉब्लिन से निकलने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है? फिर वो हॉलो गॉब्लिन 4 स्पेसशिप लेते हैं। नवारो गॉब्लिन शुरू करती है और स्पेसशिप की टेक ऑफ होता है। स्पेस में पहुंचते सूर्य को देखते हैं। केई बताती है कि वो कहते हैं युवागा में सबसे अद्भुत सनसेट होता है। रेन बोलती है कि मैंने देखा है, लेकिन अपने सपने में। एंडी रेन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ब्यॉन बताता है कि क्रायोस्लीप में रहना बिल्कुल एक नशे की रात की तरह महसूस किया जाता है। टाइलर बताता है, कल हम युवागा में जागेंगे, हम हैंगओवर के साथ उठते हैं। फिर स्टेशन देखते हैं और कहते हैं कि ये तो स्पेसशिप नहीं है। स्पेस स्टेशन के करीब जाते हैं। स्टेशन के नजदीक आते ही उन्हें खतरे का वार्निंग मिलता है। टाइलर कहता है कि बेल्ट उम्मीद से ज्यादा करीब है। रिंग्स में टकराने में इसे 36 घंटे लगेंगे, यानी 1 घंटा और 30 मिनट में। रेन एंडी से पूछती है कि क्या तुम ये करना चाहते हो? एंडी बताता है कि मेरे पास केवल एक ही डायरेक्टिव है, यानी निर्देश है, और वो ये है कि रेन के लिए जो सबसे अच्छा हो वो करना,
और उसके डैड ने ऐसे उसको प्रोग्राम किया है और वो मदद करने में खुश है। रेन एंडी को सावधान रहने कहती है। गॉब्लिन स्टेशन पहुंचता है और स्टेशन के साथ डॉक होता है यानी जुड़ता है। टाइलर एक टेम्प स्कैनर से जांच करता है और कहता है कि ये उन्हें पॉड्स तक ले जाएगी। बताता है कि कंप्रेशन काफी अच्छा है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत पतली है। एंडी टनल को ओपन करने की कोशिश करता है और टनल ओपन हो जाता है। सब अंदर जाते हैं। टाइलर कहता है कि यहाँ 0 ग्रेविटी है। वहाँ मौजूद ग्रेविटी जनरेटर्स चालू और बंद होते हैं। नावारो बताती है कि ऑफलाइन होने पर भी वो हर कुछ मिनटों में पर्ज होता है यानी खुद ऑन एंड ऑफ होता रहता है। वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं। टाइलर कहता है कि स्कैनर के अनुसार पॉड्स को यही होना चाहिए। वो पॉड्स को देखते हैं और एंडी उनको अनलॉक करता है और सिस्टम चालू हो जाता है। इसके बाद टाइलर पॉड्स की जांच करता है। वो देखता है कि पॉड्स में फ्यूल काफी नहीं है। बताता है कि स्टेटस में रहने 3 साल के लिए फ्यूल है। ब्यॉन निराश हो जाता है और कहता है कि युवागा तक पहुंचने में 9 साल लगेंगे और सिर्फ युवागा ही हमारी पास वाली सिस्टम है। अब हमें क्या करना चाहिए? रेन उन्हें वापस आने के लिए कहती है। इसके बाद टाइलर स्कैनर लेता है और कहता है कि हम अभी हार नहीं मान रहे हैं। फिर उसे एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग मिलती है और वो कहता है ऐसा लगता है कि पास में एक क्रायो डिपो है। वो नावारो को बताता है कि वो EEB यानी इमरजेंसी एस्केप व्हीकल पॉड्स को बाहर भेज रहा है। उसे लेने के लिए बोलता है और बताता है कि तब तक वो क्रायो फ्यूल को ढूंढेगा। ब्यॉन को एंडी पसंद नहीं क्योंकि वो सिंथेटिक था। रेन उसके व्यवहार के बारे में पूछती है। नावारो से पता चलता है कि पिछले साइकिल में मार्केट में एक गैस लीक हुआ था। इस कारण सिंथेटिक ने उस जगह को सील कर दिया और ब्यॉन की मॉम अंदर फंसी हुई थी। रेन कहती है कि सिंथेटिक इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नावारो कहती है कि 1 डजन को बचाने के लिए 3 माइनर्स की बलि दे दी। वो ये तो कर सकते हैं। रेन कहती है कि ये भयानक है। नावारो क्रायोपॉड्स को देखने जाती है। नावारो पॉड्स को देख के खुशी की आंसू बहाती है। केई को उल्टी होती है। केई रेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। रेन के पूछने पर वो बताती है कि उसको पता नहीं है कि फादर कौन है और रेन से कहती है कि उसके भाई को इसके बारे में ना बताए। कहती है कि वो खुश है कि इस बच्चे को सूरज देखने मिलेगा। टाइलर, ब्यॉन और एंडी रेनेसॉन्स स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं। टाइलर नावारो को एयरलॉक बताता है ताकि वो स्पेसशिप को स्टेशन से जोड़ सके। ये वेलैंड यूटानी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इस स्टेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, रोम्यूलस और रीमस। ये मैनकाइंड के घर और आर्मी स्पेस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। ब्यॉन को ये जगह डरावनी लगती है। एंडी अपने जोक से उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है। ब्यॉन को पसंद नहीं आता और वो उसे बताता है कि वो पॉड्स के अंदर जाने की इंतजार नहीं कर सकता ताकि उसको फिर कभी ना देख सके। एंडी बोलता है कि तुम मुझे युवागा में देखोगे। ब्यॉन बताता है कि रेन ने तुम्हें वेलैंड यूटानी सिस्टम्स के बारे में नहीं बताया। नकली लोगों को युवागा में जाने की अनुमति नहीं है। टाइलर एंडी को बताता है अगर रेन तुम्हें अपने साथ ले जाएगी तो उसे जेल जाना पड़ सकता है और आप लोग अगर जैक्सन में रहोगे तो ये समय की बात है कि कंपनी तुम्हें फिर से आइस पे डाल दे। पॉड्स की निगरानी रखने मुझे शिप में तुम्हारी जरूरत है। एंडी बोलता है कि ठीक है, यदि ये रेन के लिए बेस्ट है तो मेरे लिए भी बेस्ट है। टाइलर कहता है कि एंडी तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हें मिस करेंगे। नावारो पूछती है उसे पता नहीं था। रेन कहती है कि मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं थी। नावारो बताती है कि तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके खातिर नहीं छोड़ सकते। उसे परवाह नहीं होगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो असली नहीं है। रीमस लैब पहुंचते हैं। देखते हैं कि ये जगह इनएक्टिव नहीं बल्कि सुनसान छोड़ दिया गया है। एंडी ब्यॉन को गिरने से बचाता है। बताते हैं कि केमिकल स्पिल के कारण ऐसा हुआ होगा। एक डैमेज सिंथेटिक को देखते हैं। वहाँ से डरकर बाहर निकलते हैं। क्रायो चेम्बर पहुंचते हैं और एंडी डोर खोलता है। क्रायो फ्यूल को देखते हैं। टाइलर उसकी जांच करता है और बताता है कि 45 किलोज है, जो हमें युवागा तक पहुंचाने के लिए काफी से ज्यादा है। ब्यॉन को मदद करने बुलाता है। दोनों मिलकर फ्यूल को निकालने की कोशिश करते हैं और ब्यॉन की हाथ में चोट लग जाती है। वो गलती से जमे हुए फेसहगर्स को रिवाइव कर देते हैं और एक लॉकडाउन ट्रिगर हो जाता है। एंडी डोर को खोलने की कोशिश करता है और वो नहीं खुलता। हॉलो गॉब्लिन को एयरलॉक 5B तक उड़ाते हैं। रेन और नावारो उनकी मदद करने जाते हैं। पता लगाते हैं कि वो कहाँ फंसे हैं। रेन डैमेज सिंथेटिक को देखती है। रेन कहती है कि अगर इसकी मॉड्यूल अभी भी काम कर रहा है तो मैं उसकी क्रेडेंशियल सैंडी को ट्रांसफर कर सकती हूँ। डोर को खोलने में ये मदद करेगा। टाइलर फ्यूल को बाहर निकालता है। कमरा गर्म हो जाता है और फेसहगर्स बाहर बल्ज हो रहे थे। सिंथेटिक रेन को अटैक करता है। नावारो मॉड्यूल को बाहर निकालती है। रेन टाइलर के पास जाती है और उसे मॉड्यूल देती है। उसे एंडी के मॉड्यूल पर लगाने कहती है।
टाइलर मॉड्यूल डालता है और एंडी रीबूट होने लगता है। रेन उन्हें बताती है कि इसमें कुछ मिनट लगेंगे। एक फेसहगर बाहर निकल के पानी में गिर जाता है, बियॉन को अटैक करता है, फिर टाइलर को अटैक करता है। बियॉन टाइलर की मदद करता है। मॉड्यूल एंडी को अपग्रेड कर देता है। एंडी टाइलर को बचाता है। सारे फेसहगर्स बाहर निकलने लगते हैं, डोर की ओर बढ़ते हैं। एंडी डोर खोलता है, चेम्बर से एस्केप होते हैं। फेसहगर्स डोर तोड़ के अंदर घुसते हैं, मेन डोर लॉक करते हैं, लेकिन एक फेसहगर नवारो के ऊपर चढ़ जाता है। उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसके गले को और निचोड़ने लगता है। एंडी उन्हें बताता है कि जिंदा रखने के लिए ये क्रीचर उसे ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन किस मकसद के लिए ये मुझे पता नहीं। रेन एंडी से पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसकी मदद कैसे करनी है। एंडी बताता है कि वो नहीं जानता कि ये क्रीचर क्या है और उसको कैसे सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके, लेकिन इस कमरे में कोई है जो ऐसा कर सकता है। सिंथेटिक को रिएक्टिवेट करते हैं। रेन सिंथेटिक से पूछती है कि उसकी मदद करने क्या कर सकते हैं। सिंथेटिक बोलता है कि तुम उसकी मदद नहीं करोगे बल्कि भागोगे। जैसे अंदर आए थे ऐसे बाहर निकल जाओ। बियॉन कहता है कि हम इसे नहीं छोड़ रहे हैं। सिंथेटिक बोलता है कि दया करो और अभी उसकी जान ले लो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। ये पैरासाइट उसके अंदर इम्प्लांट कर रहा है एक सीड, जिसकी मात्रा उसकी डीएनए से मिलती है, तेजी से उसमें बढ़ रही है। टाइलर पूछता है कि उसके अंदर से क्या बढ़कर आएगा। सिंथेटिक बताता है कि XX121 जीनोमॉर्फ। 2 डेकेड्स पहले हमारे एक टक शिप ने पहली बार स्पेसिमेन से कांटेक्ट में आई। USCSS एस्ट्रोनोमो के 7 क्रू मेंबर्स से सिर्फ एक जिंदा बचा। क्रीचर को बाहर निकालते वो एलॉक में रह गया और जिंदा बच गया। हम तब से उसकी तलाश में थे। 170 डेज 170 दिन पहले हमारी खोज समाप्त हुई और जीनोमॉर्फ के शरीर को स्टेशन लाया गया, ये मानकर कि वो जिंदा नहीं है। इसने स्टेशन पे तबाही मचा दी कि सिक्योरिटी फोर्स को उसे शूट करना पड़ा और उसकी एसिड ब्लड फैल गई जो सल्फ्यूरिक और हाइड्रोफ्लोरिक है। मैंने स्टेशन को वापस सील कर दिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेन की आइडिया से क्रायोफ्यूल को यूज करते हैं ताकि उस फेसहगर की टेल की रूट को जमा सके, और वो काम करता है। उसको चेहरे से खींच लेते हैं। नवारो डरकर उठ जाती है। सिंथेटिक बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड के चांसेस कम है। क्रीचर ने उसका काम कर दिया। सिंथेटिक एंडी को बताता है कि मेरी बात सुनो, कभी कभी सबसे कठिन रास्ते को स्वीकार करने से पहले इंसान बहुत सारे भावनाओं से गुजरते हैं। तुम्हें उनकी मदद करनी है। एंडी नवारो को कॉबलिन पर वापस जाने से रोकता है। बियॉन एंडी पर हमला करता है और नवारो को लेकर शिप की ओर भाग निकलता है। रेन एंडी को रीसेट करती है। एंडी रेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं रहा हूँ। आज मैं आखिर मदद कर सकता हूँ और तुम मुझे अब एक बच्चे के रूप में नहीं देखोगी। एंडी उनको रोकने उनका पीछा करता है, लेकिन वो एस्केप होते हैं और शिप तक पहुंच जाते हैं। बियॉन नवारो से शिप को स्टेशन से अनडॉक करने बोलता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। टाइलर बोलता है कि वो हमारे बिना ऐसे नहीं जा सकते। रेन टाइलर से कहती है कि उसे लगता है एंडी नवारो को मारने की कोशिश कर रहा है। एंडी उनसे माफी मांगते हुए कहा कि वो उन्हें रोक नहीं सका। टाइलर बियॉन से वापस आकर उन्हें लेने के लिए कहता है, लेकिन बियॉन नहीं मानता। केट जागती है। नवारो बताती है कि मुझे इस एलॉक से निकलना होगा। अजीब महसूस करने लगती है और एक्सरे टॉर्च से चेक करती है। देखती है कि कुछ उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। नीचे गिर जाती है और गलती से लीवर को पुश कर देती है और स्पेसशिप चालू हो जाता है। नवारो के चेस्ट से एक चेस्टबस्टर निकलता है और वो मर जाती है। बियॉन चेस्टबस्टर को नवारो के अंदर से बाहर निकलता देखता है। स्पेसशिप स्टेशन में कहीं क्रैश हो जाता है और उन्हें अलर्ट मिलता है कि स्टेशन को जैक्सन रिंग से टकराने में सिर्फ 47 मिनट्स बचा है। रेन कहती है कि मुझे लगा कि तुमने कहा हमारे पास घंटे हैं। एंडी बताता है कि क्रैश के कारण स्टेशन की दूरी कुछ डिग्री शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण कोलिशन जल्दी होने वाला है। टाइलर बताता है कि स्पेसशिप की क्रैश रोम्यूलस हैंगर में हुआ है, जो इस स्टेशन की दूसरी तरफ है, और वो वहाँ चलते हैं। दूसरी ओर सिंथेटिक कॉम्पाउंड Z01 की जांच करता है और देखता है कि अभी भी उम्मीद है। एंडी अपने सिर में सिंथेटिक को बुलाते हुए सुनकर उसके पास जाता है। एंडी से कहता है कि तुम 255 आर्टिफिशियल इंसान हो और तुम्हारा मॉडल एक समय में हमारे कॉलोनाइजेशन की बैकबोन थी। तुम्हारे सामने होना सम्मान की बात है। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दो। मैं साइंस ऑफिसर रूक हूँ। अभी तुम्हारी सेवा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। एंडी बताता है कि मेरे पास बस एक ही डायरेक्टिव है। रूक बताता है कि तुम्हारा अपग्रेड एक नई डायरेक्टिव के साथ आया है, जो है हमारे मिशन को पूरा करना। रेन और टाइलर रोम्यूलस लैब में घुसने की रास्ता ढूंढते हैं और लैब में फेसहगर्स को फैला हुआ देखते हैं। एंडी वापस आता है। उनसे कहता है कि मैं हमारी स्थिति के बारे में अपने दोस्त से सलाह ले रहा था, मेरे पीछे आओ। एंडी उनको बताता है कि पैरासिटॉइड्स की कोई आंख नहीं होती है। साउंड और तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से अट्रैक्ट होते हैं, फिर रूम टेम्परेचर को उनके बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच होने के लिए बढ़ा देते हैं। टाइलर कहता है कि सब मेरी गलती है। रेन उससे कहती है कि ये तुम्हारा, मेरा और बाकी सबका है। हम सब ने मिलकर इसे करने की फैसला लिया था। हम उन तक पहुंचेंगे।
उनको बताया जाता है कि टेम्परेचर अब आपके शरीर के बराबर है, इसलिए क्रीचर्स आपको देख नहीं सकेंगे, लेकिन स्ट्रेस, फियर और पैनिक, इस प्रकार की टेम्परेचर से आप एक्सपोज होंगे। स्वेट और गूज़बम्प्स और आपकी स्किन आपकी शरीर को ठंडा करने की कोशिश करती है। इन सब से सावधान रहें, आप शांत रहें। धीरे से लैब के अंदर जाते हैं। केई होश में आती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बियॉन से मिलती है। बियॉन चेस्टबस्टर को अपने एडल्ट फॉर्म में जेस्टेट करते हुए देखता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर वापस हमला होता है और एसिड ब्लड से मर जाता है। केई बचने की कोशिश करती है, डोर तक पहुँचती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। केई टाइलर को कॉल करती है। टाइलर उसको कीज के बारे में बताता है। जेनोमॉर्फ तेजी से बढ़ रहा था। केई कीज को ढूंढ निकालती है और डोर खोलती है और चिल्लाते हुए गिर जाती है। टाइलर घबराने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, जिससे वो फेसहगर्स के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। एंडी उन्हें भागने कहता है और वो भाग निकलते हैं। फेसहगर्स उनके पीछे थे। एंडी टाइलर के पहुंचने से पहले डोर को बंद कर देता है। रेन के पूछने पर वो बताता है कि उसने समय को ठीक से कैलकुलेट करते हुए डोर को बंद किया है। अब कोलिशन होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। केई होश में आती है और डोर तक पहुंचती है। उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एंट्री डिनाई हो जाता है। टाइलर और रेन वहां पहुंचते हैं। एंडी को डोर खोलने के लिए कहते हैं। एंडी डोर नहीं खोलता और खोलने से इनकार करता है। रेन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे बचाना है और डोर को खोलने कहती है। एंडी बताता है कि क्रीचर हमसे यही चाहता है और डोर खोल के बंद होने से पहले क्रीचर अंदर आ जाएगा। टाइलर निराश हो जाता है और एंडी से डोर खोलने की विनती करता है। केई पर जेनोमॉर्फ हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। रेन एंडी को थप्पड़ मारती है। टाइलर डोर खोलने कहता है। एंडी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था उसे बचाने के लिए। अगर मैंने डोर खोला होता तो हम मर जाते। इससे पहले कि वो क्रीचर इस रूम की रास्ता ढूंढे, हमें यहाँ से निकलना होगा। रेन एंडी से उसकी प्राइम डायरेक्टिव पूछती है। एंडी उसे बताता है कि मेरे पास अब एक नई डायरेक्टिव है, कंपनी के लिए जो बेस्ट है वो करना। रेन बोलती है कि मुझे उस मॉड्यूल को निकालना होगा। वहाँ से निकलते हैं। एंडी बताता है कि मुझे एक काम पूरा करना है जो रूक ने मुझे सौंपा है। जब पूरा हो जाएगा तुम कॉबलिन को मेन डोर से डॉक कर सकते हो और एक साथ युवागा जा सकते हो और मैं जैक्सन लौट जाऊंगा और जैक्सन में रहूंगा। ऐसा मानते हैं कि हम यहाँ से जिंदा बच निकले। एंडी उन्हें रोम्यूलस लैब ले जाता है। अंदर जाते हैं। रूक के कहने पर एंडी उनको सब बताता है जो भी रूक ने उससे कहा था। एंडी कहता है कि कॉलोनीज मर रही है, असहनीय तापमान, हर साइकिल में नई बीमारियां, माइंस में से निकल रही जहरीली गैसेस, ये सब एक के बाद एक हो रही घटनाएं हैं। रूक उनसे कहता है कि मैंने इस पैरासाइट के अंदर जेनोमॉर्फ की डीएनए से एक यूनिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड लाइफ को खोज निकाला है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब तक देखा गया सबसे डिस्ट्रक्टिव पैथोजन यानी विनाशकारी रोगजनक हो सकता है। मैंने इसे एक चमत्कार में बदल दिया है, प्रोमेथियस 5, जो मैनकाइंड के लिए एक डिवाइन गिफ्ट है। Z01 में एक जीनोम है जो जीनोस की काबिलियत को एक्सेलरेट करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो उसके मेटाबॉलिज्म को धीमे कर सकते हैं। इसकी सिम्बियोटिक कैपेबिलिटी आसानी से होस्ट के डीएनए में खून के जरिए बढ़ती है। ये मैनकाइंड के लिए एक आवश्यक अपग्रेड है। हम एवोल्यूशन की प्रतीक्षा करके नहीं रुक सकते। एंडी कहता है कि मेरा मिशन इसको कॉलोनी वापस ले जाना है, आगे की सुधार के लिए। शिप में पहुंचने के बाद मेन डोर को कनेक्ट करूंगा और शिप को ऑटो पायलट में सेट करके कॉलोनी वापस जाएंगे। रेन एंडी को डोर खोलने से रोकती है। देखते हैं कि जेनोमॉर्फ उन पे नजर रख रहा है। एंडी उन्हें गन देता है। टाइलर रेन को गन चलाना सिखाता है। कहता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट और 450 शॉट्स हैं। एंडी कहता है तुम्हें एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। खून में एसिड याद है? हम स्टेशन के नीचे वाली हिस्से में हैं और हमारे नीचे वैक्यूम स्पेस पे अगर तुम उस क्रीचर को गोली मारोगे तो गहरे छापों की गारंटी है और हम मर जाएंगे। टाइलर उसे पूछता है कि फिर हमें गन्स देने का क्या मतलब हुआ। एंडी कहता है कि वो इसे खतरे के रूप में देख सकता है और शायद सीधा हम पर हमला नहीं करेंगे। एंडी को कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। स्टेशन रिंग से टकराने में अब सिर्फ 20 मिनट बचे थे। एंडी बताता है कि इस कॉरिडोर के अंत में एक लिफ्ट है जो उन्हें शिप तक ले जाएगी। वो बहुत सारे बॉटल क्रीचर्स देखते हैं और पता लगता है कि ये लम्हे समय से यहाँ है। एंडी लाइट्स ऑन करता है और वो कॉरिडोर में फैले हुए क्रीचर्स को देख के डर जाते हैं। दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वापस चलने लगते हैं। टाइलर के की आवाज सुन के उसे ढूंढने भागता है। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ककून के अंदर मरे हुए हैं। केई को ढूंढते हैं और उसे ककून से बाहर निकालते हैं। बहुत खून निकल रहा होता है और एंडी बताता है कि इसी वजह से क्रीचर ने उसमें अब तक इम्प्लांट नहीं किया है और उसके पैरों के पास कोई मरा पैरासिटॉइड नहीं दिख रहा है। टाइलर एंडी से केई की मदद करने बोलता है और एंडी उसे जीनोम देते हुए कहता है कि 25% ह्यूमन जीनोम रैट्स के साथ शेयर किया जाता है और इसने रैट्स पर काम किया है।
रेन टाइलर को केई पर इसे इंजेक्ट करने से रोकती है और बताती है कि वो इस पर भरोसा नहीं करती। बताती है कि हम केई को हॉलो में वापस ले जाएंगे और उसे क्रायोपॉड में डाल देंगे और वो उसे जिंदा रखेगी। हमें वापस कॉलोनी में उसका सही से इलाज कराना होगा। क्रीचर को अपनी ओर आते हुए सुनते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। टाइलर क्रीचर को रेन की ओर आते हुए देखता है और गन लेने जाता है। क्रीचर उस पर हमला कर देता है। एंडी मदद करने की कोशिश करता है और उसे धक्का लग जाता है और फ्रीज हो जाता है। जेनोमॉर्फ टाइलर को ऊपर अपनी तरफ खींचकर उसे मार देता है। रेन और केई लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। रेन डोर बंद करती है और एलिवेटर की मदद से शिप तक जाने लगते हैं। रेन बीच में एलिवेटर को बंद करती है ताकि एंडी को वापस जाके बचा सके। केई को सीधे शिप पर जाने कहती है। उसे Z01 को अपने साथ ले जाने और क्रायोपॉड में जाने के लिए कहती है। बताती है कि ऑटो पायलट उसे वापस हमारी कॉलोनी तक ले जाएगा। केई उसके बारे में पूछती है और रेन बताती है कि वो वापस की रास्ता ढूंढ लेगी। रेन फिर एलिवेटर को चलाती है और उतर जाती है। केई खुद को जीनोम से इंजेक्ट करती है। वो कॉबलिन पहुंचती है। रेन नीचे उतरती है और एंडी के पास जाती है। उससे कहती है कि मुझे इसे बाहर निकालने दो, मैं बदले में तुम्हें ठीक कर दूंगी, वरना तुम यहीं मर जाओगे और ये कंपनी या मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। एंडी उसको मॉड्यूल हटाने देता है। जेनोमॉर्फ उन तक पहुंचते हैं। एंडी और रेन वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन डोर नहीं खोल पाते। रू की आवाज सुनते हैं और उसे डोर खोलने कहती है। रू कहता है कि मुझे आपकी पिटीशन मंजूर नहीं है, मैं कॉम्पाउंड से समझौता करने का जोखिम नहीं उठा सकता। केई अलर्ट देखती है। रूक उसे रिमोट दबाने कहता है ताकि वो शिप को कंट्रोल कर सके और उसे वहाँ से कॉलोनी वापस उड़ा सके। कहता है कि तुम्हारे साथी मर गए, इसलिए तुम्हें उनके लिए जिंदा रहना है। बटन दबाओ और मुझे उनके सैक्रिफाइस का सम्मान करने दो। एंडी और रेन हार मानते हैं। रेन एंडी से एक जोक सुनाने कहती है। एंडी ग्रेविटी के बारे में एक जोक सुनाता है और रेन को एक आइडिया आती है और वो ग्रेविटी जनरेटर को ऑफ कर देती है। जेनोमॉर्फ उनके नजदीक पहुंचते रेन गन से सबको मारने लगती है। एसिड प्लेट से बच के वहाँ से निकल जाते हैं। रेन एंडी को बताती है कि ग्रेविटी के बिना एलिवेटर काम नहीं करेगी। डोर को बंद करके शिप की ओर बढ़ने लगते हैं। एक जेनोमॉर्फ रेन को अटैक करता है और रेन उस पर गन चलाती है जिससे डोर में छेद हो जाता है। ग्रेविटी फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और रेन गिर जाती है। जेनोमॉर्फ उसे पकड़ लेता है। एंडी एलिवेटर को गिरने से रोक लेता है। ग्रेविटी ऑन होते एसिड सब जगह फैल जाता है जिसके कारण जेनोमॉर्फ्स बाहर आ जाते हैं। एंडी एलिवेटर को जेनोमॉर्फ्स के ऊपर छोड़ देता है और सारे जेनोमॉर्फ्स मर जाते हैं। एक जेनोमॉर्फ बच निकलता है और रेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। एंडी गन उठा के समय पर आकर उस जेनोमॉर्फ को मार देता है। स्टेशन की टक्कर होने में अब सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। एंडी और रेन स्पेसशिप समय पर पहुंचते हैं। रूक बताता है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। रेन रिमोट मोड ऑन करती है। स्टेशन को रिंग से टकराने से पहले शिप अनडॉक हो जाता है और टेक ऑफ होती है। रेन केई को क्रायोपॉड में रखती है और कहती है कि आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रूक उन्हें बताता है कि आज जो कुछ हासिल हुआ है कंपनी को इससे अधिक गर्व नहीं हो सकता। मैंने HQ को एक संदेश वापस भेज दिया है। आप इसे जब 6 महीने के बाद देखोगे। इस कॉम्पाउंड को लेने वो जैक्सन रिंग ट्रैवल करेंगे आगे की डेवलपमेंट के लिए। रेन हॉलो को ऑटो पायलट में सेट कर देती है। रूक एंडी से रेन को रोकने के लिए कहता है और उसे फिर से कनेक्ट करने के लिए कहता है कि तुम दोनों ऐसे नहीं कर सकते। कॉम्पाउंड को कंपनी तक पहुंचाया जाना चाहिए। रेन बताती है कि मुझे आपकी पिटीशन मंजूर नहीं है। हैव अ नाइस डे कहकर उसे बंद कर देती है। रूक कोलिशन में नष्ट हो जाता है। रेन एंडी को बताती है कि ये तुम्हारी सिस्टम को ऑनलाइन रखेगा जब तक हम युवागा पहुंचे। तुम मेरे साथ आ रहे हो। एंडी बोलता है जो भी रेन के लिए बेस्ट है। रेन उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया डायरेक्टिव है। हमारे लिए जो बेस्ट है वही तुम करोगे। रेन क्रायोपॉड्स में फ्यूल डालती है। इमरजेंसी देख के चेक करती है। केई को हिलते हुए देखती है और उसकी इंजेक्टेड एरिया देखती है। केई एक ह्यूमन जेनोमॉर्फ हाइब्रिड को जन्म देती है। रेन उस हाइब्रिड को दूर ले जाती है। एसिड बर्न के कारण नीचे गिरा देती है। क्रायोफ्यूल को लेने जाती है ताकि उसे फ्रीज कर सके। उससे पहले हाइब्रिड एसिड के कारण मेल्ट होके नीचे कार्गो बिट में गिर जाता है जिसके कारण इमरजेंसी होता है और कॉबलिन ऑटो पायलट से डिस्कनेक्ट होके मैनुअल मोड में सेट हो जाता है। एंडी जाग जाता है। रेन देखती है कि उसे कार्गो बिट को रिलीज करना होगा। रेन नीचे जाती है और देखती है कि जेनोमॉर्फ वहाँ नहीं है। उसकी पैरों के निशान देखती है। एंडी और केई जेनोमॉर्फ को देखते हैं जो तेजी से बढ़ गया होता है। एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर हमला होता है। चीखने की आवाज सुन के रेन ऊपर भागती है। रेन एंडी को ब्लीड होते देखती है। एंडी उसको केई की मदद करने कहता है। रेन के वहाँ पहुँचते जेनोमॉर्फ केई को मार देता है। फिर रेन की ओर बढ़ता है।
रेन क्रायोफ्यूल की इस्तेमाल करती है और जीनोमॉर्फ उस पे वापस हमला करता है। इस कारण फ्यूल पूरी तरह से शिप में फैल जाता है। रेन भागने की कोशिश करती है। कमरे का टेम्परेचर क्रिटिकल होता है। रेन स्पेस सूट पहनती है। कार्गो बेड रिलीज की इंस्ट्रक्शंस देखती है। कार्गो बेड की रिलीज एक्टिवेट करने के लिए सारे लीवर्स को पुल करना होता है। रेन लीवर्स पुल करने नीचे की तरफ जाती है। खुद को हुक कर लेती है। सारे लीवर्स को पुल करती है सिवाय एक को छोड़ के। आखिरी लीवर को खींचते जीनोमॉर्फ उस पे अटैक करता है। रेन एसिड पॉट को उसकी तरफ पुश करती है और एक छेद बन जाता है जो सबको नीचे खींच लेता है और दोनों गिर जाते हैं। रेन खुद को ऊपर की तरफ पुल करती है और जीनोमॉर्फ उस पर अटैक करता है। किसी तरह वो आखिरी लीवर को खींचती है और कार्गो बेड रिलीज हो जाता है और जीनोमॉर्फ के साथ गिर जाता है। रेन अपने आप को ऊपर खींच लेती है। कार्गो बेड क्रैश हो जाता है। शिप फिर से ऑटो पायलट में सेट हो जाता है। डेस्टिनेशन युवागा 3 पर सेट है। रेन एंडी को क्रायोपॉड के अंदर रखती है। रेन कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। माइनिंग होलोकॉबलिन की क्रायोलॉग में खुद को रिकॉर्ड करती है। मैं युवागा सिस्टम जा रही हूँ, ये जाने बिना कि मैं कभी वहाँ पहुँचूंगी या फिर मुझे कहाँ ले जाती है, लेकिन जो भी आए मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं रेन कैरेडीन कॉबलिन की सर्वाइवर साइनिंग ऑफ। और यही कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।